नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछली जो वीडियो रही है मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का गठन, उसके कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का वेतन और साथ ही साथ जो पदाधिकारी होते हैं राज्यसभा में कौन कौन होता है, इसके विषय में मैंने चर्चा किया था। आज देखते हैं कि राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है ना। तो राज्यसभा मैंने पिछली कक्षा में बताया भी था कि जिसे आप उच्च सदन कहते हैं, अपरिवर्तनशील सदन कहते हैं। तो यह राज्यसभा के कुछ कार्य एवं शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो वैधानिक रूप से कौन से कार्य एवं शक्तियाँ राज्यसभा को उपलब्ध कराई गई हैं संविधान के द्वारा, तो उसको देखते हैं। अमूमन आप देखते होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं लगभग समान हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो कार्य एवं शक्तियाँ राज्यसभा को प्रदान की गई हैं, कुछ अलग प्रकार के प्रदान की गई हैं, ठीक है ना। तो कुछ जैसे कह रहा है कि राज्यसभा की और लोकसभा के कुछ समान कार्य हैं और कुछ समान शक्तियाँ हैं, परंतु राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से विशेष अधिकार राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए हैं। तो पहला जो अधिकार है राज्यसभा को, मैंने बताया कि जैसे राज्यसभा के सदस्यों को या राज्यसभा को, लोकसभा को कुछ जो कार्य दिए गए हैं वो सामान्य हैं, कुछ अधिकार जो है वो सामान्य हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ अधिकार विशेष तौर पे दिए गए हैं। जैसे सदन की कार्यवाही चल रही हो, सदन का अधिवेशन हुआ हो, यदि कोई सदस्य लगभग 60 दिन तक यदि किसी कार्यवाही में या राज्यसभा के अधिवेशन में यदि लगातार अनुपस्थित रहता है, ठीक है ना, तो उसका पद जो है रिक्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार दिया गया है। कह रहा है कि राज्यसभा को यदि जिस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं कि जो सदस्य राज्यसभा के हैं, ठीक है ना, जो सदस्य निर्वाचित किए गए हैं राज्यसभा के लिए, यदि उस सदन की कार्यवाही चलती हो, उस सदन का अधिवेशन हो रहा हो, ठीक है ना, यदि कोई सदस्य लगातार अधिवेशन में या उस सदन की कार्यवाही में अनुपस्थित रहता है, कितने दिन तक? 60 दिन तक। देखिए एक बराबर क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। यदि 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो वह सदन की कार्यवाही से वंचित कर दिया जाएगा या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है, ठीक है ना, या उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। यह संवैधानिक प्रावधान है और यह कार्य कौन करता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी उपराष्ट्रपति होता है। तो यह अधिकार दिया गया है कि कोई सदस्य यदि राज्यसभा के कार्यवाही में, राज्यसभा के अधिवेशन में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। पहला कार्य जो है इस प्रकार के हैं। ये बराबर कंपटीशन में पूछता है कि राज्यसभा के अधिवेशन में यदि कोई सदस्य या राज्यसभा के अधिवेशन में कितने दिन तक अनुपस्थित होने पर सदस्यों के पद रिक्त कर दिए जाते हैं, तो 60 दिन तक देता है। कभी कभी ये 60 दिन को 2 माह कर देता है, ठीक है ना, तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस तरह विकल्प में 2 माह हो सकता है या 60 दिन तक हो सकता है। ये पहला अधिकार जो विशेष अधिकार प्रदान किया गया राज्यसभा को। दूसरा अधिकार देखते हैं कि राज्यसभा को कौन से दूसरे अधिकार प्राप्त किए गए हैं। जो राज्य सूची है ना, जैसा कि जानते हैं कि राज्य सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल का है। मैंने पिछले वीडियो में, जो साथी हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे,
उनको मैंने बताया भी था कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य की विधानमंडल बनाती है, ठीक है ना। तो इस पे भी मैंने चर्चा किया था कि राज्य के जो विधानमंडल हैं उसके कितने सदन हैं? 3 सदन हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यह तीनों से मिलकर के राज्य विधानमंडल का गठन होता है। तो इसमें जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल बनाता है। तो राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं और राज्यसभा को यह लगे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, हाँ, या राज्य की सरकार भंग हो गई हो, या राज्य की सरकार कार्य रूप में ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या है, या ऐसा देश के लिए या राज्य के लिए आवश्यकता है कि अविलंब कानून बनाना अति आवश्यक है। तो राज्य सूची के विषयों पर यह अधिकार है राज्यसभा को कि वह कानून बना सकती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 249 है ना, संविधान के अनुच्छेद 249 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये बराबर कंपटीशन में पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो अनुच्छेद 249 के अधीन यह विशेष प्रकार के अधिकार राज्यसभा को प्रदान किए गए हैं। आगे की तरफ देखते हैं कि जो कानून राज्य सूची के विषयों पर राज्यसभा बनाती है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाती है? अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बनाती है। अब देखिए कि उन सदस्यों जो सदस्य उपस्थित हों, जो सदस्य मतदान करने वाले हों, ठीक है ना, यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, है ना, 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि वह 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। यानी कि यह कह रहा है कि राज्यसभा राज्य सूची पर कानून कैसे बनाएगी? यह कह रहा है कि राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं, है ना, और किन्हीं विषयों पर यदि मतभेद हो गए हैं तो मतदान करने की स्थिति यदि आ जाती है तो उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से बनाएगी, है ना। यह संकल्प संसद में पेश करना होगा। तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही कानून बनेगा राज्य सूची के विषयों पर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बराबर वनडे कंपटीशन में यह प्रश्न आते रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है यह कंपटीशन में थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए या यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए तो क्वेश्चन पूछने के पैटर्न में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। यह बारीकियों से जानना इसलिए ज़रूरी है। कभी कभी ये पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है या सही है। इस तरह से जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न जो है थोड़ी कठिन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें चारों विकल्पों को आपको जानना जरूरी हो जाएगा। तो इस तरह से समझेंगे कि 2/3 ही सदस्य के बहुमत से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनता है। तो ये कह रहा है कि 2/3 सदस्य यानी कि उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही यह संकल्प पारित किया जाएगा। तो किस में पारित किया जाएगा? संसद में पारित किया जाएगा और उन विषयों पर कानून बन जाएगा। कितने दिन के लिए? 1 वर्ष के लिए बनेगा। 1 वर्ष के बाद यदि पुनः, देखिए ये समझिए कि जो कानून राज्य सूची के विषय में बनेगा वह 1 वर्ष के लिए बनेगा। यदि इसे रिन्यूअल करना है, इसे रिपीट करना है,
तो फिर से संकल्प संसद में पारित करना होगा। कितने सदस्यों से? 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही पारित करना होगा। तो फिर 1 वर्ष के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है। ये सभी बातें हैं, तो समझ में आ गया होगा। ये दूसरा कार्य रहा राज्यसभा का। राज्यसभा का तीसरा कार्य क्या है? यदि राज्यसभा किसी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना चाहती हो, है ना, जैसा कि जानते भी हैं अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं और यूपीएससी के माध्यम से, जो संघ लोक सेवा आयोग एक तरह से हैं, तो इनमें यदि किसी पद का सृजन करना हो, पद को बढ़ाना हो, तो इस प्रकार की भी बातें आ जाती हैं कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं में नए परीक्षाओं को वह जोड़ सकती है, ठीक है ना, उसे हटा भी सकती है। तो यह अधिकार जो दिया गया है, यह संविधान के अनुच्छेद 312(1) में दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 312(1) क्या कहता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। यानी कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का वह सृजन कर सकता है। तो अभी तक राज्यसभा को दो बार अधिकार प्राप्त हुए हैं। जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की बात है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है, खासकर अखिल भारतीय सेवाएं, यह संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अधीन आती हैं। और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि इसके अंतर्गत आती हैं, यदि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है, नई सेवाओं का सृजन करना है, तो भी संसद में, है ना, संसद में यह संकल्प पारित करना होगा। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भी उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, ठीक है ना। तो हमने बताया कि राष्ट्रसूची के विषयों पर भी कानून बनाने का जो अधिकार है, तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से। तो 2/3 सदस्यों के बहुमत से कानून बनाती है राष्ट्रसूची के विषयों पर। और यदि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी करना है, तो यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 312 में दिया गया है। लेकिन अधिकार दिया गया है, लेकिन यह क्या है कि सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो सदस्य होंगे, 2/3 सदस्यों की बहुमत से ही नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है। ऐसा 2 बार हुआ है। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ये भी बताना जरूरी है कि जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, वह संघ राज्य के लिए होती हैं, है ना। जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, संघ के लिए भी होती हैं और राज्यों के लिए भी होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 बार यह अधिकार का प्रयोग राज्यसभा किया है। एक 1961 में किया था कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया था, नई अखिल भारतीय सेवाएं जो शामिल की गई थी, 1961 में पहली बार शामिल की गई थी। इसमें भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा सेवा, 3 प्रकार की सेवा। कौन कौन सी? भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा सेवा को संविधान में यह शामिल किया गया। यह 1961 में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो दूसरी बार राज्यसभा ने नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया था 1965 में। 1965 में इसका दोबारा प्रयोग किया था। भारतीय कृषि सेवा को भी शामिल किया था, साथ ही साथ भारतीय शिक्षा सेवा। 2 प्रकार की सेवाएं जो हैं 1965 में शामिल की गई थी। कौन कौन सी? भारतीय कृषि सेवा, भारतीय शिक्षा सेवा को अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किया गया था। तो इसका प्रयोग जो है राज्यसभा 2 बार कर चुका है, 1961 और 1965 में किया था। तो ये पूरा राज्यसभा के कार्य एवं राज्यसभा की शक्तियाँ हैं। तो ये 3 प्रकार की शक्तियाँ, जो विशेष प्रकार की शक्तियाँ, ये राज्यसभा को प्रदान की गई हैं। बाकी आप देखेंगे कि राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियाँ लोकसभा की कार्य एवं शक्तियों के समान इन्हें प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ जो साथी हमारे नए जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और सब्सक्राइब इसलिए करें कि जैसे ही मेरी नई वीडियो अपलोड होगी अतिशीघ्र आपको उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन जो है आपको तक तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। लाइक कमेंट करना भी ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। कोई यदि कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, ज़रूर सुधार किया जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।